अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर एक तासुर पाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर पहला मार्शल लॉ फ़ौज ने लगाया। इस तासुर के अंदर कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इसे आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप भी मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के बनने से। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान तख्लीक होता है और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं और लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बनते हैं। कायद आज़म बड़े मुख्तसर अरसे के लिए गवर्नर जनरल बनते हैं और वो 1948 में अपनी बीमारी के बाइस वफ़ात पा जाते हैं। उनकी वफ़ात के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन, जो कि एक बंगाली होते हैं, वो पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल बनते हैं। 1951 को पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को रावलपिंडी में शहीद कर दिया जाता है। उनकी शहादत के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नर जनरलशिप छोड़कर पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म बनते हैं। उनके वज़ीर आज़म बनने के बाद एक ब्यूरोक्रेट, जो कि इंडियन पॉलिटिकल सर्विस में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुका होता है, मलिक ग़ुलाम मोहम्मद, उनको पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनरल बनाया जाता है। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बनने के कुछ अरसे के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन से इस्तीफ़ा लेकर उनको घर भेज देते हैं। ये वो पहला मौका होता है जो पाकिस्तान यानी मशरक़ी और मगरबी दोनों पाकिस्तानों के दरमियान बदइत्मादी का बीज बोता है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बाद मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं। इनकी मुद्दत मुलाज़मत तकरीबन 2 साल होती है और उनके 2 साल के बाद चौधरी मोहम्मद अली को पाकिस्तान का नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाता है। चौधरी मोहम्मद अली वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली में पहले आइन के नफाज की कोशिश करते हैं, लेकिन मलिक ग़ुलाम मोहम्मद की इनके साथ भी कोई अच्छी नहीं बनती और वो इनसे भी इस्तीफ़ा लेके इनको घर भेज देते हैं और दस्तूर साज असम्बली को मुअत्तल कर देते हैं। मोहम्मद हुसैन शहीद सोहरवर्दी पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म के तौर पे हल्फ उठाते हैं और 1 साल की मुद्दत मुलाज़मत के बाद वो भी इस्तीफ़ा देके घर चले जाते हैं। फिर आते हैं इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, जिनकी मुद्दत मुलाज़मत 1 साल से भी कम होती है और उनके बाद मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म बनते हैं। तकरीबन 10 साल के अरसे में पाकिस्तान 6 से 7 वज़ीर आज़म भुगता चुका होता है, जबकि इसी अरसे में इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू वज़ीर आज़म के ओहदे पर बरजमान रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक वज़ीर आज़म रहते हैं और एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के मामले पे उस टाइम भी छोटी मोटी झड़पें चल रही होती हैं और डायलॉग भी साथ साथ चल रहा होता है। तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं, जब भी किसी वज़ीर आज़म से बातचीत के लिए टाइम निकालते हैं, मीटिंग्स फिक्स करते हैं, तो अगले ही दिन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बदल दिया जाता है। तो उसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इतने में दिन में लंगोट नहीं बदलता जितने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बदल दिए जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अपना आइन है वो बनाता है 1956 में, जबकि इंडिया अपना आइन बना लेता है 1950 में। 1956 में आइन बनाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान 1956 तक बरतानवी राज का हिस्सा था और गवर्नर जनरल मलका आलिया यानी मलका बरतानिया के नाम पर हल्फ लेता था। इंडिया आज़ादी के बाद सिर्फ 3 साल बरतानवी ताज का हिस्सा रहता है और 1950 में अपना आइन बनाने के बाद एक आज़ाद मुमलिकत बन जाता है, जबकि पाकिस्तान 1956 तक बरतानवी डोमेन होता है। इंडिया में सिर्फ 2 गवर्नर जनरल गुजरते हैं, एक लुइस माउंटबेटन और दूसरे चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर तवील अरसे तक गवर्नर जनरल क्यों रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर पहला मार्शल लॉ क्यों लगता है। ख्वाजा नाज़मुद्दीन की बरतरफी वो पहला मौका होता है जो पाकिस्तान में सियासी और आइनी बहरान को पैदा। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक ब्यूरोक्रेट होते हैं और वो मुल्क को ब्यूरोक्रेसी की तर्ज पे चलाने की कोशिश करते हैं। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद बुनियादी तौर पर एक बीमार शख्स होते हैं। उनको लकवा, ब्लड प्रेशर
के अमराज लाहक होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जिद होती है कि वो पाकिस्तान को बहुत बेहतर तरीके से चला सके। वो अपने इख्तियारात में कमी के लिए किसी भी तौर पर राज़ी नहीं होते। हत्ता कि जब वो पहली दफ़ा असेंबली तोड़ते हैं तो मौलवी तमीज़ुद्दीन जो उस टाइम असेंबली के स्पीकर होते हैं वो उनके खिलाफ सिंध चीफ हाई कोर्ट में जाते हैं और केस करते हैं कि ये इनका जो अमल है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। सिंध हाई कोर्ट फैसला तमीज़ुद्दीन के हक़ में देता है, लेकिन पाकिस्तान का हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट उस टाइम की, जिसके जजेस में जस्टिस मुनीर होते हैं, वो नज़रिया ज़रूरत के तहत मलिक ग़ुलाम मोहम्मद के इस कदम को दुरुस्त करार देते हैं। वो अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि पाकिस्तान अभी भी बरतानवी राज का हिस्सा है, इसलिए गवर्नर जनरल पाकिस्तान का नहीं बल्कि बरतानवी आइन का वफादार है और उसने अपना ये कदम पाकिस्तानी नहीं बल्कि बरतानवी आइन के तहत उठाया है, जो कि बिल्कुल जायज़ है। इसी दौरान में ख्वाजा ग़ुलाम मलिक मोहम्मद के ज़्यादा बीमार होने के बाद मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल के तौर पर हल्फ उठाकर इक़्तिदार में आते हैं। इस्कंदर मिर्ज़ा की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस्कंदर मिर्ज़ा मीर जाफ़र के पड़पोते थे और ये बंगाल मुर्शिदाबाद में पैदा हुए। इन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी से अपनी फ़ौजी तालीम हासिल और रॉयल इंडियन आर्मी के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे, लेकिन कुछ अरसे के बाद इन्हें IPS यानी इंडियन पॉलिटिकल सर्विस में भेज दिया गया, जहां ये AC और DC के तौर पे काम करते। पाकिस्तान बनने के बाद इनको सेक्रेटरी दिफा बनाया गया और कुछ अरसे के बाद इनको पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मुकर्रर कर दिया गया। जब पाकिस्तान के अंदर 1956 में पहला आइन बनता है तो आइन की रूह से ये पाकिस्तान के पहले सदर बन जाते हैं, लेकिन अपने सदर बनने के कुछ अरसे के बाद ये उस आइनी असेंबली को तोड़ देते हैं और आइन को मुअत्तल कर देते हैं और अपने पुराने दोस्त यानी जनरल अयूब खान को मार्शल लॉ की दावत देते हैं। जनरल अयूब खान पाकिस्तान के पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, लेकिन तब तक इस्कंदर मिर्ज़ा को पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, क्योंकि आइन को तोड़ने के बाद अब इस्कंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के सदर नहीं रहते हैं बल्कि पाकिस्तान का कर्ता धर्ता जनरल अयूब खान होते हैं। जब इस्कंदर मिर्ज़ा को ये बात समझ आती है तो वो जनरल अयूब खान को हटाने के लिए साजिश तैयार करते हैं, लेकिन जनरल अयूब खान को ये बात पहले से पता चल जाती है। उस दौरान में जनरल अयूब खान ढाका में होते हैं और वो अपनी वापसी से पहले इस्कंदर मिर्ज़ा की गिरफ्तारी या हाउस अरेस्ट के वारंट निकाल देते हैं और एक फ़ौजी अमला और गाड़ी आगे इनको गिरफ्तार करके इनके घर मुंतकिल कर देती है और गवर्नर जनरल हाउस को खाली करवा लिया जाता है। अयूब खान वापस आने के बाद इनको पहले क्वेटा मुंतकिल करते हैं और क्वेटा से इनको लंदन भेज दिया जाता है, जहां पर इनका सारा खर्चा बरतानवी हुकूमत यानी मलका आलिया के ज़िम्मे होता है और वो इनके तमाम अखराजात उठाती हैं। इनको 30,000 पाउंड माहाना दिए जाते हैं, जहां कुछ अर्सा रहने के बाद ये फौत हो जाते हैं और जनरल याहिया खान इनको पाकिस्तान में दफन करने से इनकार कर देते हैं। फिर इनको ईरान में लेके जाया जाता है इनकी लाश को और वहाँ पे इनको दफन किया जाता है। बुनियादी तौर पे इस्कंदर मिर्ज़ा और मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ये वो दो किरदार थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आइनी बहरान को पैदा किया और फ़ौज को रास्ता दिया कि वो आएँ और मार्शल लॉ लगा दें। यानी पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की गलती ने पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ के राह को हमवार किया। पाकिस्तान में वैसे तो ये बहरान कायद-ए-आज़म की वफ़ात और लियाकत अली खान की शहादत के साथ ही पैदा हो गया था, लेकिन बजाय इस मामले को संभालने के इसको बिगड़ने दिया गया और ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमानियाँ करती रही। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद उस ब्यूरोक्रेसी के ही नुमाइंदे थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आइनी बहरान की बुनियाद रखी और पाकिस्तान को मार्शल लॉ की तरफ धकेल दिया गया। इन तमाम मामलात को फ़ौज ने देखा और बड़ी करीब से देखा और उसके बाद फ़ौज ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया, अब इक़्तिदार मजबूत हाथों में जाना चाहिए। इन्हीं वजूहात की बिना पे जनरल अयूब खान ने पूरी तरह इक़्तिदार को अपने कंट्रोल में ले लिया और ख़ुद को पाकिस्तान का सदर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन एक चीज़ कि सदर अयूब खान सिर्फ एक सिविलियन सदर रहे, वो कोई फ़ौजी सदर नहीं थे। हाँ, जब उन्होंने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया तब वो जनरल ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने बाद में अपने सेकंड को पाकिस्तान आर्मी का चीफ मुकर्रर कर दिया। अयूब खान ने अपनी एक टेक्नोक्रेट काबीना बनाई जिसके अंदर एयर मार्शल असगर खान, मोहम्मद हफीज़ रहमान, AK खान, मोहम्मद इब्राहिम और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शामिल किया। वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो बाद में जाके पाकिस्तान में एक और बहुत बड़े बहरान का सबब बने। अयूब खान ने एक और कानून मंजूर किया जिसे प्रौढ़ा का कानून कहा जाता था। उस प्रौढ़ा के कानून के मुताबिक सियासतदानों को इंतखाबात में हिस्सा लेने से नाअहल करार दे दिया गया और यूँ पाकिस्तान के अंदर आमरीत की जड़ें मजबूत से मजबूत तर होती चली गईं।
तब भी पाकिस्तान के जो सिविलियन पॉलिटिशियंस थे वो इस खेल को ना समझ सके और एक दूसरे के खिलाफ महाजाराई करते रहे, जिसका नतीजा आज तक आप भी देख रहे हैं और हमें भी नज़र आ रहा है। और आज भी हमारे अंदर बहुत से लोग फ़ौज के ऊपर तनकीद करते हैं कि वो हमेशा मार्शल लॉ लगाती है, लेकिन सच ये है कि हमारे जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी थी और जो हमारे सियासतदान थे, उन्होंने अपनी हरकतों से ऐसे असबाब पैदा किए कि फ़ौज को मार्शल लॉ लगाना पड़ा। फ़ौज के लिए ये मजबूरी बन गई कि वो इक़्तिदार में आए, क्योंकि ये जो कुर्सी का खेल, महलाती साजिशें खेली जा रही थीं, फ़ौज खुद को इससे दूर नहीं रख सकती थी। बाद के हालात वाक़यात क्या होते रहे, बाद के में जनरल याह्या खान ने क्या किया या जनरल ज़िया हक ने क्या किया या जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, उसको आप एक तरफ रखें और ये बात सोचें कि अगर उस टाइम की ब्यूरोक्रेसी मुल्की मामलात में इस तरह मुदाखलत ना करती तो आज पाकिस्तान के अंदर शायद फ़ौज बार बार मार्शल लॉ ना लगाती और पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है या सिविलियन गवर्नमेंट है वो ताकतवर होती। लेकिन हमारे नाआक़बत अंदेश ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी हवस इक़्तिदार में पाकिस्तान को एक ऐसे कुएं में गिरा दिया जिससे निकलना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। लेकिन उम्मीद रखें, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।